उपराजकीय अभियोजक। उसी दिन, उसी समय रू द्यू ग्रैंकूर में फॉन्टेन द मेडूज के सामने एक और सगाई भोज भी मनाया जा रहा था। उन पुराने भवनों में से एक में जो वास्तुकार प्यूजे की अभिजात शैली में बने थे। परंतु इस दृश्य के सहभागी साधारण जन, नाविक या सैनिक नहीं थे। वे मार्सेई समाज के सर्वोच्च वर्ग से थे। वहां ऐसे पूर्व न्यायाधिकारी थे जिन्होंने उस हड़पने वाले शासक के अधीन अपने पद छोड़ दिए थे। ऐसे अनुभवी अधिकारी थे जिन्होंने कौंदे के अधीन सेवा करने के लिए हमारी सेना छोड़ी थी। और ऐसे युवा थे जिन्हें उन परिवारों ने पाला था जो अब भी अपनी सुरक्षा को लेकर अनिश्चित थे। हालांकि उनके लिए 4 या 5 स्थानापन्न सैनिक रखे गए थे। उस व्यक्ति के प्रति घृणा के कारण, जिसे 5 वर्षों का निर्वासन एक शहीद और 15 वर्षों की पुनर्स्थापना एक देवता बनाने वाली थी। वे भोजन कर रहे थे और बातचीत इधर उधर बह रही थी, हर प्रकार की भावनाओं से प्रज्वलित। वह भावनाएं जो उस समय और भी अधिक भयानक, उग्र और कटु थीं, विशेषकर दक्षिण में, जहां 5 शताब्दियों से धार्मिक विवादों ने राजनीतिक संघर्षों का साथ दिया था। सम्राट, जो कभी संसार के एक बड़े भाग का शासक रहा था और अब एल्बा द्वीप का राजा बनकर 500 या 600 आत्माओं की जनसंख्या पर प्रभुत्व रखता था, जिसने कभी 120 मिलियन प्रजाओं से 10 भिन्न भाषाओं में नेपोलियन अमर रहे का नारा सुना था, यहाँ फ्रांस और सिंहासन के लिए सदा के लिए खोया हुआ व्यक्ति माना जा रहा था। न्यायाधिकारी उसकी राजनीतिक भूलों पर प्रहार कर रहे थे। सैनिक मास्को और लाइप्जिग की चर्चा कर रहे थे। स्त्रियां जोजेफिन से उसके तलाक की बात कर रही थीं। यह राजभक्त सभा मनुष्य के पतन पर नहीं, बल्कि विचार के विनाश पर हर्षित और विजयी ऐसा अनुभव कर रही थी, मानो जीवन फिर से आरंभ हो रहा हो और वह किसी अप्रिय स्वप्न से बाहर निकल आई हो। सेंट लुई के क्रॉस से अलंकृत एक वृद्ध उठे और अपने सहभोजियों को राजा लुई 18वें के स्वास्थ्य के नाम जाम उठाने के लिए आमंत्रित किया। वे मार्कीज द सेंट मेरॉन थे। इस टोस्ट पर, जो हार्टवेल के निर्वासन और उस राजा दोनों की स्मृति जगाता था जिसने फ्रांस को शांति दी, एक ऊंची गूंज उठी। अंग्रेजी ढंग से गिलास उठाए गए। स्त्रियों ने अपने गुलदस्तों की पिनें खोल दी और फूल मेजपोश पर बिखेर दिए। उनके उत्साह में कुछ लगभग काव्यात्मक था। यदि वे यहाँ होते तो उन्हें सहमति देनी पड़ती, मार्कीज द सेंट मेरान ने कहा। सूखी आंखों और पतले होठों वाली वह स्त्री, जिसकी मुद्रा 50 वर्ष की आयु के बावजूद अब भी अभिजात और सुरुचिपूर्ण थी। यदि वे यहाँ होते, वे सभी क्रांतिकारी जिन्होंने हमें बाहर निकाला और जिन्हें हम अब अपने पुराने छातों में, जिन्हें उन्होंने आतंक के समय रोटी के टुकड़े के दाम में खरीदा था, निश्चिंत षड्यंत्र रचने के लिए छोड़ रहे हैं, तो उन्हें सहमति देनी पड़ती और स्वीकार करना पड़ता कि सच्ची निष्ठा हमारे पक्ष में थी, क्योंकि हमने एक ढहती हुई राजशाही से नाता जोड़े रखा, जबकि उन्होंने उगते सूर्य का अभिवादन किया और उससे अपना भाग्य बनाया, जबकि हम अपना खोते रहे। उन्हें स्वीकार करना पड़ता कि हमारा राजा सचमुच लुई ले ब्यान में था, प्रियतम, जबकि उनका हड़पने वाला अधिक से अधिक नेपोलियन ले मौदी अभिशप्त ही था। क्या तुम सहमत नहीं हो, दे विलफोर? आपने क्या कहा, मार्किस? दे विलफोर ने कहा। क्षमा कीजिए, मैं बातचीत पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। अरे अरे, इन बच्चों को छोड़ दो, मार्किस, उस वृद्ध ने कहा जिसने टोस्ट प्रस्तावित किया था। इनका विवाह होने जा रहा है और स्वाभाविक है कि राजनीति के अतिरिक्त भी इनके पास चर्चा के विषय हों। क्षमा कीजिए माँ, मखमली आंखों और सुनहरे बालों वाली एक सुंदर युवती ने कहा, जिनकी दृष्टि निर्मल जलकुंडों में नहाई सी लगती थी। मैं आपको दे व्हील फॉर लौटा देती हूँ, जिनका ध्यान मैंने क्षण भर के लिए अपने पास रोक लिया था। द व्हील फॉर, मेरी माँ आपसे बात कर रही हैं। मैं मैडम के प्रश्न का उत्तर देने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, दे व्हील फॉर ने कहा।
यदि वे कृपा करके उसे दोहरा दें, क्योंकि पहली बार मैं उसे समझ नहीं पाया। तुम क्षम्य हो, रेने, मार्कीज ने कोमल मुस्कान के साथ कहा। एक ऐसी मुस्कान जो उन शुष्क मुखाकृतियों से फूटती देखकर आश्चर्य होता था। पर स्त्री का हृदय ऐसा ही होता है कि चाहे पूर्वाग्रह की हवाएं और शिष्टाचार की मांगें उसे कितना ही शुष्क क्यों न बना दें, उसमें सदा एक कोना ऐसा रहता है जो उज्ज्वल और उर्वर होता है। वह कोना जिसे ईश्वर ने मातृत्व के प्रेम के लिए सुरक्षित रखा है। तुम क्षम्य हो। अब वीलफॉर, मैं ये कह रही थी कि बोनापार्टीवादियों में न तो हमारी दृढ़ मान्यता थी, न हमारा उत्साह, न हमारी निष्ठा। आह मैडम, वीलफॉर ने कहा, पर उनके पास कम से कम एक ऐसी वस्तु तो है जो इन सब का स्थान ले लेती है, और वह है उन्माद। हाँ, नेपोलियन पश्चिम का मोहम्मद है। उन समस्त जनसमूहों के लिए, भले ही उनकी महत्वाकांक्षाएं विशाल हों, वह केवल विधि निर्माता और शासक ही नहीं, बल्कि एक प्रतीक भी है, समानता का प्रतीक। नेपोलियन, मार्कीज ने कहा। नेपोलियन, समानता का प्रतीक, और रोबेस्पियर का क्या? मुझे तो लगता है कि तुम उसका स्थान हड़प कर कोर्सिकन को दे रहे हो। एक हड़प ही पर्याप्त नहीं है क्या? नहीं, मैडम, वीलफोर ने कहा। मैं दोनों को उनके अपने मंच पर ही रखता हूँ। रोबेस्पियर को प्लास लुई 15वें में, उसके फांसी मंच पर, और नेपोलियन को प्लास वादोम में, उसके स्तंभ पर। अंतर यह है कि पहले के साथ समानता नीचे गिराने वाली थी और दूसरे के साथ ऊपर उठाने वाली। एक ने राजाओं को गिलोटिन के स्तर तक गिराया, दूसरे ने जनता को सिंहासन के स्तर तक उठाया। जिसका यह अर्थ नहीं, वीलफोर ने हंसते हुए जोड़ा, कि वे दोनों घृणित क्रांतिकारी नहीं थे, या यह कि 9 थर्मिडोर और 4 अप्रैल 1814 फ्रांस के इतिहास की दो सौभाग्यशाली तिथियां नहीं हैं, जिन्हें व्यवस्था और राजशाही के सभी मित्रों द्वारा समान रूप से मनाया जाना चाहिए। पर इससे यह अवश्य स्पष्ट होता है कालिए कि आज भी गिर जाने के बाद, और मैं आशा करता हूं कि वह फिर कभी न उठे, नेपोलियन को कुछ समर्थन क्यों प्राप्त है। आप क्या चाहती हैं, मार्किस? यहां तक कि क्रोमवेल के भी अनुयायी थे, जबकि वह नेपोलियन का आधा भी नहीं था। क्या तुम्हें यह आभास है कि तुम्हारी बातों में क्रांति की तीव्र गंध है, वीलफोर? पर मैं तुम्हें क्षमा करती हूं। एक जिरोंदिन का पुत्र अनिवार्यतः उसी रंग में रंगा होता है। वीलफोर का चेहरा गहरे लाल रंग से भर गया। यह सत्य है मैडम, उसने कहा, कि मेरे पिता जिरोंदिन थे, पर उन्होंने राजा की मृत्यु के पक्ष में मत नहीं दिया। उन्हें उसी आतंक ने निर्वासित किया था जिसने आपको भी निर्वासित किया था, और वे उसी मचान पर सिर रखने से बाल बाल बचे थे जिस पर आपके पिता का सिर गिरा। हाँ, मार्कीज ने उत्तर दिया, और इस रक्त रंजित स्मृति ने उसके चेहरे पर तनिक भी परिवर्तन नहीं किया। पर यदि वे दोनों उस पर चढ़े होते तो पूर्णतः विपरीत सिद्धांतों से प्रेरित पुरुषों के रूप में। इसका प्रमाण यह है कि मेरा परिवार निर्वासित राजकुमारों के प्रति निष्ठावान रहा, जबकि आपके पिता ने शीघ्र ही नए शासन के साथ नाता जोड़ लिया। नागरिक नवार्तीय के बाद काउंट नवार्तीय सीनेटर बन गया। माँ, रेने ने कहा, आप जानती हैं, हमने निश्चय किया था कि हम इन दुर्भाग्यपूर्ण बातों का फिर उल्लेख नहीं करेंगे। मैडम, वीलफोर ने कहा, मैं सेंट मेराओं की पुत्री के साथ मिलकर विनम्रतापूर्वक आपसे अतीत को भुलाने का अनुरोध करता हूं। उन बातों पर दोषारोपण का क्या अर्थ है जिन पर स्वयं ईश्वर की इच्छा भी निर्बल है। ईश्वर भविष्य बदल सकता है, पर अतीत के एक क्षण को भी परिवर्तित नहीं कर सकता। हमारे लिए, चूंकि हम उसे अस्वीकार नहीं कर सकते, केवल यही शेष है कि हम उस पर पर्दा डाल दें। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैंने स्वयं को न केवल अपने पिता के मतों से, बल्कि उनके नाम से भी अलग कर लिया है। मेरे पिता नवार्तीय थे, और हैं, और संभवतः अब भी, एक बोनापार्टीवादी।
मैं एक राजभक्त हूँ और द विलफोर कहलाता हूँ। क्रांतिकारी रस के अंतिम अवशेष पुराने तने में ही नष्ट हो जाएँ और केवल उस कोमल अंकुर को देखें, मैडम, जो तने से दूर बढ़ रहा है। यद्यपि वह उससे पूर्णतः अलग होने में असमर्थ है, मैं तो कहूँगा अनिच्छुक भी। शाबाश, विलफोर, मार्की ने कहा। शाबाश, बहुत सुंदर कहा। मैंने भी सदा मार्कीत से अतीत को भुलाने का आग्रह किया है, पर सदा व्यर्थ। मुझे आशा है कि तुम अधिक सफल रहोगे। हाँ, हाँ, यह बहुत अच्छा है, मार्कीस ने उत्तर दिया। आओ, अतीत को भूल जाइए, इससे बेहतर मैं कुछ नहीं चाहती। पर कम से कम भविष्य के लिए विलफोर अडिग रहे। याद रखो, विलफोर, हमने तुम्हारे लिए महाराज के समक्ष उत्तर दिया है और हमारे आग्रह पर महाराज भूलने को तैयार हुए, ठीक वैसे ही। उसने उसे अपना हाथ दिया, जैसे मैं तुम्हारे अनुरोध पर भूल रही हूं। पर यदि कोई षड्यंत्रकारी तुम्हारे हाथ लगे, तो स्मरण रखना कि सबकी दृष्टि तुम पर टिकी होगी, और भी अधिक इसलिए कि यह जाना जाता है कि तुम ऐसे परिवार से संबंध रखते हो जिसका संभवतः ऐसे षड्यंत्रकारियों से लेन देन रहा हो। हाय, विलफोर ने कहा, मेरा पद और उससे भी अधिक, वे समय जिनमें हम जी रहे हैं मुझसे कठोर होने की मांग करते हैं। मैं कठोर रहूंगा। मैं पहले ही कुछ राजनीतिक मामलों से निपट चुका हूं और उस विषय में मैंने अपनी दृढ़ता दिखा दी है। दुर्भाग्यवश हम अब भी समाप्त नहीं हुए हैं। तुम ऐसा सोचते हो? मार्किस ने पूछा। मुझे ऐसा भय है। नेपोलियन एल्बा द्वीप पर फ्रांस के बहुत निकट है और उसका तट के लगभग दृष्टिगोचर रहना उसके समर्थकों की आशाओं को जीवित रखता है। मार्सेई आधे वेतन पर पड़े अधिकारियों से भरा हुआ है, जो प्रतिदिन किसी तुच्छ बहाने से राजभक्तों से झगड़ा खोजते हैं। इससे उच्च वर्गों में द्वंद्व होते हैं और सामान्य लोगों में हत्याएं। हाँ, साल्वियो ने कहा, जो सेंट मेराव के पुराने मित्र और काउंट दार्तुआ के कक्षाधिकारी थे। हाँ, पर जैसा कि तुम जानते हो, पवित्र गठबंधन उसे वहां से हटवा रहा है। हमने पेरिस से निकलते समय इसकी चर्चा सुनी थी। सेंट मेरा ने कहा, उसे कहाँ भेजा जा रहा है? सेंट हेलेना। सेंट हेलेना, वह क्या है? मार्कीज ने पूछा। यहां से 2000 लीग दूर, भूमध्य रेखा के उस पार स्थित एक द्वीप, साल्वियो ने उत्तर दिया। और यह बहुत समय से आवश्यक था, मार्कीज ने कहा। जैसा कि विलफोर कहता है, ऐसे व्यक्ति को कोर्सिका, जहां वह जन्मा, और नेपल्स, जहां उसका साला अब भी राजा है, के बीच छोड़ देना एक सुंदर मूर्खता थी। वह नेपल्स जो इटली को देखता है, उस देश को जिसे वह अपने पुत्र के लिए एक राज्य बनाना चाहता था। दुर्भाग्य से, विलफोर ने कहा, 1814 की संधियां हैं और नेपोलियन को छुआ नहीं जा सकता बिना उन्हें भंग किए। तो उन्हें भंग कर दिया जाएगा, साल्वियो ने कहा। क्या वह स्वयं इतना संकोची था जब उसने बेचारे ड्यूक देंगियन को गोली मरवाई थी? हाँ, मार्कीज ने कहा, यह तय है। पवित्र गठबंधन यूरोप को नेपोलियन से शुद्ध करेगा और विलफोर मार्सेई को उसके समर्थकों से। या तो राजा शासन करता है या नहीं करता। यदि करता है तो उसका शासन सशक्त होना चाहिए और उसके प्रतिनिधि अडिग। इसी प्रकार हम अपराध को रोकेंगे। दुर्भाग्य से, विलफोर ने मुस्कुराते हुए कहा, राज्य का उपअभियोजक सदैव तब पहुंचता है जब अपराध हो चुका होता है। तो उसका कर्तव्य है कि वह उसे ठीक करे। जिसका उत्तर मैं फिर यही दूंगा, विलफोर ने कहा, कि हम अपराधों की मरम्मत नहीं करते,
हम उनका प्रतिशोध लेते हैं, बस यही। व्हील फॉर, एक सुंदर युवती ने कहा, साल्वियो की पुत्री और सेंट मेराओं की पुत्री की सखी। कृपया ऐसा कीजिए कि जब तक हम मार्सेई में हैं, कोई शानदार मुकदमा चले। मैं कभी असाइज की अदालत में नहीं गई और सुना है कि वह अत्यंत रोचक होती है। अत्यंत रोचक, निश्चय ही, विलफोर ने कहा, क्योंकि वह एक वास्तविक नाटक है, काल्पनिक त्रासदी नहीं, वास्तविक दुख, बनावटी दुखों के स्थान पर। जिस व्यक्ति को तुम वहां देखती हो, वह पर्दा गिरने के बाद अपने घर लौटकर परिवार के साथ भोजन करता और शांति से सो जाता। यहाँ उसे कारागार में ले जाया जाता है, जहां वह अपने जल्लाद से मिलता है। तुम समझ सकती हो कि तीव्र संवेदनाएं चाहने वाले नाजुक स्वभाव के लोगों के लिए इससे बड़ा कोई दृश्य नहीं। चिंता मत करो, यदि अवसर आया तो मैं तुम्हें यह दृश्य अवश्य दिखाऊंगा। वह हमें सिहरने पर विवश करता है और फिर भी हंस रहा है, रेने ने कहा, पीली पड़ते हुए। तुम क्या समझती थी? यह एक द्वंद्व है। मैं पहले ही 5 या 6 बार राजनीतिक अपराधों या अन्य मामलों में मृत्युदंड की मांग कर चुका हूं, और कौन कह सकता है कि इस क्षण कितने खंजर छाया में तेज किए जा रहे हैं या पहले ही मेरी ओर तने हुए हैं। हे ईश्वर, रेने ने कहा, क्या तुम सचमुच गंभीर हो? मैं इससे अधिक गंभीर नहीं हो सकता, युवा न्यायाधिकारी ने मुस्कान के साथ कहा। और स्थिति केवल और बिगड़ेगी इन शानदार मुकदमों के साथ, जिनकी युवती को अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए आवश्यकता है, और जिनकी मुझे अपनी महत्वाकांक्षा के लिए। क्या तुम समझती हो कि नेपोलियन के ये सभी सैनिक, जो अंधे होकर शत्रु की ओर बढ़ने के अभ्यस्त हैं, गोली चलाने या स्थिर संगीनों के साथ आगे बढ़ने से पहले सोचते हैं? और क्या वे ऐसे व्यक्ति को मारने में हिचकिचाएंगे जिसे वे अपना व्यक्तिगत शत्रु मानते हैं, उससे अधिक जितना वे किसी रूसी, ऑस्ट्रियाई या हंगेरियन को मारने में हिचकिचाते जिन्हें उन्होंने कभी देखा तक नहीं? किसी भी दशा में ये सब वैसा ही है जैसा होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना मेरे पेशे का कोई औचित्य नहीं रहेगा। जहां तक मेरा प्रश्न है, जब मैं किसी अभियुक्त की आंखों में घृणा की चमक देखता हूं, तो मैं प्रोत्साहित होता हूं, मैं प्रसन्न होता हूं। अब यही मुकदमा नहीं, द्वंद्व है। मैं उस पर प्रहार करता हूं, वह प्रत्युत्तर देता है। मैं और दबाव डालता हूं, और संघर्ष सभी संघर्षों की तरह विजय या पराजय में समाप्त होता है। यही वाक कला है, यही वाक्पटुता का जोखिम है। यदि कोई अभियुक्त मेरे भाषण के बाद मुझे देखकर मुस्कुरा दे, तो मुझे लगेगा कि मैंने बुरा कहा, कि मेरी बात नीरस, अपर्याप्त और निर्बल थी। कल्पना करो उस गर्व की अनुभूति को जो किसी राज अभियोजक को तब होती है जब वह अभियुक्त के अपराध के प्रति आश्वस्त होता है और उसे अपने प्रमाणों के भार और अपनी वाक्पटुता के आघात के नीचे पीला पड़ते और झुकते देखता है। सिर झुक जाता है, वह गिरेगा। रेने ने एक छोटी सी चीख मारी। यही है वाक कला, एक अतिथि ने कहा। यही वह व्यक्ति है जिसकी हमें ऐसे समय में आवश्यकता है, दूसरे ने कहा। और तुम्हारे पिछले मामले में, तीसरे ने जोड़ा, तुम अद्भुत थे, व्हीलफॉर। वह व्यक्ति जिसने अपने पिता की हत्या की थी, तुमने झल्लाद के हाथ लगाने से पहले ही उसे सचमुच मार डाला। यदि बात पितृहंता की है, रेने ने कहा, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। ऐसे लोगों के लिए कोई यातना पर्याप्त नहीं, पर वे दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक बंदी, वे और भी बुरे हैं, व्हीलफॉर ने कहा। क्योंकि राजा राष्ट्र का पिता है, अतः राजा को अपदस्थ या मारने की इच्छा
32 मिलियन पुरुषों के पिता को मारने की इच्छा के समान है। फिर भी रेने ने कहा, क्या तुम मुझे यह वचन दोगे कि जिनकी मैं सिफारिश करूं उनके प्रति तुम उदार रहोगे? निश्चिंत रहो, विलफोर ने अपनी सबसे मोहक मुस्कान के साथ कहा। हम अपने भाषण साथ मिलकर तैयार करेंगे। मेरी प्रिय, मार्किस ने कहा, तुम अपने छोटे पक्षियों, अपने स्पैनियल कुत्तों और अपने भैतों की देखभाल करो और अपने मंगेतर को उसका काम करने दो। आजकल तलवार को अलग रख दिया गया है और चोगा सर्वोच्च है। इसके लिए एक बुद्धिमान लैटिन कहावत भी है, सेदांत आर्मा टोगाए। विलफोर ने झुककर कहा, मैं उसे लैटिन में कहने का साहस नहीं कर पाई। मार्किस ने उत्तर दिया, मैं चाहती थी कि तुम चिकित्सक होते। रेने ने आगे कहा, संहारक देवदूत भले ही देवदूत हो, पर उसने मुझे सदा भयभीत ही किया है। मेरी प्रिय, विलफोर ने कहा। पुत्री, मार्की ने कहा, विलफोर हमारे प्रदेश का नैतिक और राजनीतिक चिकित्सक होगा। मेरा विश्वास करो, यह एक उत्तम भूमिका है जिससे उसके पिता द्वारा निभाई गई भूमिका की स्मृति मिट जाएगी। अपरिवर्तनीय, मार्कीज ने जोड़ा। मैडम, विलफोर ने उदास मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मुझे पहले ही आपको यह कहने का सम्मान प्राप्त हो चुका है कि मेरे पिता ने अपने अतीत की भूलों का परित्याग कर दिया था, या कम से कम मैं आशा करता हूं कि उन्होंने ऐसा किया और वे धर्म और व्यवस्था के प्रबल मित्र बन गए थे। संभव है कि वे मुझसे भी अधिक अच्छे राजभक्त रहे हों, क्योंकि वे पश्चाताप से प्रेरित थे, जबकि मैं केवल उत्कटता से प्रेरित हूं। इन सुव्यवस्थित वाक्यों के बाद विलफोर ने अतिथियों की ओर देखा, यह जानने के लिए कि उसकी वाक कला का क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक वैसे ही जैसे किसी समान घोषणा के अंत में वह न्यायालय से ऊपर सार्वजनिक दीर्घा की ओर देखता। बिल्कुल सही, मेरे प्रिय विलफोर, काउंट de साल्व्यू ने कहा। यही उत्तर मैंने 2 दिन पूर्व टुइलरीज में राजा के गृह मंत्री को दिया था, जब उसने मुझसे पूछा कि मैं जिरोदिन के पुत्र और कौंदे की सेना के एक अधिकारी की पुत्री के बीच इस विचित्र विवाह संबंध की व्याख्या कैसे कर सकता हूं। और मंत्री ने इसे भली भांति समझ लिया। संधियों की यह नीति लुई 18वें की है। अतः राजा, जो हमारी बातचीत को जाने बिना सुन रहे थे, उन्होंने हमें इस प्रकार रोका। व्हील फॉर, ध्यान दीजिए कि राजा ने न्वार्तीय नाम का उच्चारण नहीं किया, बल्कि इसके विपरीत व्हील फोर नाम पर बल दिया। व्हील फोर, उन्होंने कहा, उसके सामने उज्जवल भविष्य है। वह एक युवा पुरुष है जो पहले ही परिपक्व हो चुका है और हम में से एक है। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई कि मार्की और मार्कीज द सेंट मेरा उसे अपना दामाद बना रहे हैं, और यदि वे स्वयं अनुमति मांगने ना आए होते तो मैं स्वयं उन्हें इस विवाह की सिफारिश करता। राजा ने आपसे यह कहा, विलफोर ने हर्ष से कहा। मैं आपको उनके ही शब्द दे रहा हूं, और यदि मार्की चाहें तो वे स्पष्ट रूप से स्वीकार करेंगे कि जो मैं आपको बता रहा हूं वह ठीक उसी से मेल खाता है जो राजा ने उन्हें 6 महीने पूर्व कहा था, जब उन्होंने स्वयं महाराज से आप और उनकी पुत्री के प्रस्तावित विवाह के विषय में बात की थी। यह सत्य है, मार्की ने कहा। आह, तो इसका अर्थ है कि मैं उस सम्माननीय सम्राट का सब कुछ आरणी हूं। मैं उसकी सेवा के लिए क्या नहीं करूंगा। अंततः मार्कीज ने कहा, यही मैं सुनना चाहती थी। अब यदि कोई षड्यंत्रकारी यहां आ जाए तो वह स्वागत योग्य होगा। मेरी ओर से, मां, रेने ने कहा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि वह आपकी बात न सुने और विलफोर को केवल छोटे चोर, कमजोर दिवालिये और कायर ठग ही भेजे। उस स्थिति में मैं चैन से सो सकूंगी। विलफोर हंसा।
ये ऐसा है मानो तुम किसी चिकित्सक के लिए केवल सिर दर्द, खसरा और ततैया के डंक की कामना करो। ऐसी बीमारियां जो केवल त्वचा तक सीमित हों। यदि इसके विपरीत तुम मुझे राज अभियोजक के रूप में देखना चाहती हो, तो तुम्हें मेरे लिए उन भयानक रोगों की कामना करनी चाहिए जो उन्हें ठीक करने वाले चिकित्सक को सम्मान दिलाते हैं। इसी क्षण मानो संयोग केवल इस इच्छा के व्यक्त होने की प्रतीक्षा कर रहा हो। एक सेवक भीतर आया और वीलफोर के कान में कुछ फुसफुसाया। वीलफोर ने क्षमा मांगी और मेज से उठ गया। कुछ क्षण बाद मुस्कान और प्रसन्न मुख मुद्रा के साथ लौट आया। रेने ने प्रेमपूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखा, क्योंकि उस क्षण वह युवा सचमुच अत्यंत सुरुचिपूर्ण और सुंदर प्रतीत हो रहा था। नीली आंखें, चिकनी रंगत और गालों को घेरे गहरी साइड विस्कर, और उसे ऐसा लगा मानो उसका समस्त अस्तित्व उसके होठों से लटक रहा हो, यह जानने के लिए कि उसकी इस संक्षिप्त अनुपस्थिति का कारण क्या था। तो मादमो आजेल, वीलफोर ने कहा, कुछ क्षण पहले आपने अपने पति के लिए एक चिकित्सक की कामना की थी। इस मामले में कम से कम मुझे एस्कुलेपियस के शिष्यों से यह समानता प्राप्त है। वे उस समय भी ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते थे कि मेरा समय कभी मेरा नहीं होता, और मैं आपके पास बैठकर अपनी सगाई का उत्सव मनाते हुए भी बाधित किया जा सकता हूं। और आपको किस कारण से बुलाया गया? युवती ने हल्की आशंका के साथ पूछा। हाय, वीलफोर ने कहा, एक ऐसे रोगी के लिए जो मुझे बताए गए विवरण के अनुसार अंतिम अवस्था में है। इस बार मामला गंभीर है और रोग फांसी के तख्ते के निकट है। ईश्वर हमारी रक्षा करे, रेने ने पीली पड़ते हुए कहा। सचमुच, समस्त सभा ने एक स्वर में कहा। ऐसा प्रतीत होता है कि एक छोटा सा बोनापार्टी षड्यंत्र पकड़ा गया है, और उससे कम कुछ नहीं। क्या यह संभव है? मार्किज ने कहा। यह रहा निंदा पत्र। और वीलफोर ने पढ़ा। राज अभियोजक को राजसत्ता और धर्म के एक मित्र द्वारा सूचित किया जाता है कि फराउन का प्रथम सहायक एडमंड डांतेस, जो आज प्रातः स्मिर्ना से पहुंचा है और जिसने नेपल्स तथा पोर्तो फेर्राजो में पड़ाव किया था, मुराद द्वारा उस हड़पने वाले के लिए एक पत्र सौंपा गया था, और उस हड़पने वाले द्वारा पेरिस की बोनापार्टी समिति के लिए एक पत्र सौंपा गया था। उसके अपराध का प्रमाण उसकी गिरफ्तारी पर मिल जाएगा, क्योंकि पत्र या तो उसके पास या उसके पिता के घर में या फरौन पर उसकी केबिन में पाया जाएगा। पर यह पत्र, रेने ने कहा, जो किसी भी दशा में अनाम है, राज अभियोजक के नाम संबोधित है, आपके नाम नहीं। हाँ, वीलफोर्ड ने कहा, पर राज अभियोजक बाहर गए हुए हैं और उनकी अनुपस्थिति में पत्र उनके सचिव के पास पहुंचा, जिसे उनके पत्र खोलने का अधिकार है। उसने यह पत्र खोला और मुझे बुलवाया। जब वह मुझे ना पा सका, तो उसने गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। तो दोषी व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है, मार्किज ने कहा। आपका अर्थ है अभियुक्त व्यक्ति, रेने ने कहा। हाँ, वीलफोर ने उत्तर दिया। और जैसा कि मैंने अब भी रेने से कहने का सम्मान पाया है, यदि वह पत्र मिल जाता है तो रोगी वास्तव में गंभीर रूप से बीमार है। वह दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति कहाँ है? रेने ने पूछा। वह मेरे घर पर है। जाओ मेरे मित्र, मार्की ने कहा। राजा की सेवा तुम्हारी उपस्थिति कहीं और मांगती है। हमारे साथ रुककर अपना कर्तव्य मत भूलो। जहां कर्तव्य बुलाए वहां जाओ। ओह वीलफोर, रेने ने हाथ जोड़ते हुए कहा, दया करो, ये तुम्हारी सगाई का दिन है। वीलफोर मेज के चारों ओर चला और युवती की कुर्सी के पास आकर उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी प्रिय रेने, मैं तुम्हें किसी भी चिंता से बचाने के लिए जो कुछ कर सकता करता। पर यदि प्रमाण सही है, यदि आरोप सत्य है, तो इस बोनापार्टी खरपतवार को काटना होगा। रेने उस शब्द काटना
पर कांप उठी, क्योंकि जिसे काटा जाना था उसका भी एक सिर था। बाबा, मार्किज ने कहा, इस छोटी बच्ची की मत सुनो, वीलफॉर। वह इस विचार की आदी हो जाएगी। और उसने उसे अपना सूखा हाथ दिया, जिसे उसने चूमा, और उसी समय रेने को एक दृष्टि दी जिसका अर्थ था, यह तुम्हारा हाथ है जिसे मैं चूम रहा हूं, या कम से कम जिसे मैं चूमना चाहता हूं। ये एक अशुभ संकेत है, रेने ने बुदबुदाया। मादमो आजेल। मार्किज ने कहा, तुम्हारी यह बाल सुलभता सचमुच असहनीय है। राज्य की नियति का तुम्हारी भावुक कल्पनाओं और हृदय की कोमल हलचलों से क्या संबंध हो सकता है? ओह माँ, रेने ने धीमे स्वर में कहा, उसकी राजभक्त भावना की कमी के प्रति उदार रहिए। वीलफोर ने कहा, मैं आपको वचन देता हूं कि राज अभियोजक के उप प्रतिनिधि के रूप में मैं अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक निभाऊंगा। अर्थात मैं पूर्णतः निर्दय रहूंगा। पर उसी समय जब न्यायाधिकारी ये शब्द मार्किस से कह रहा था, मंगेतर चुपके से अपनी मंगेतर की ओर एक ऐसी दृष्टि डाल रहा था जो कह रही थी, डरो मत रेने, हमारे प्रेम के लिए मैं दयालु रहूंगा। रेने ने उस दृष्टि का उत्तर अपनी सबसे मधुर मुस्कान से दिया, और वीलफोर स्वर्ग को हृदय में लिए बाहर चला गया।